नमस्कार। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कश्मीर के पुलवामा से आ रही है, जहां पर एक कार में लगे आईईडी को डिफ्यूज करके सुरक्षा बलों ने धमाके की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने डिफ्यूज करके धमाके को तो रोक दिया, लेकिन कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या फिर से पुलवामा में सुरक्षा बलों के खिलाफ साजिश रची जा रही थी? विस्फोटकों से लदी कार पर टू व्हीलर की नंबर प्लेट लगी थी। सवाल एक बार फिर यही उठ रहा है कि क्या पुलवामा पार्ट 2 की तैयारी आतंकी संगठन बना रहे थे? फिलहाल तो धमाके की साजिश में सेंध लगा दी गई है, इसे नाकाम कर दिया गया है, लेकिन तय तक पहुंचना अब भी बाकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और वहां के जो सेना के जवान हैं, उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? किस तरह की ये साजिश थी? कहां पर यह आईडी पाया गया है? नेहा, दरअसल ये सफेद रंग की एक सेंट्रो कार थी जिसपे जम्मू कश्मीर का ही नंबर लगा हुआ है। ये आज सुबह हिजबुल मुजाहिदीन की जो पुलिस का कहना है कि उनके मिलिटेंट्स ने आरीहल गांव में लाई, जो पुलवामा के पास पड़ता है। यहाँ से सेना और सुरक्षा बलों के काफिले चलते रहते हैं। उसी हाईवे पे इस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया, लेकिन तुरंत खबर मिली पुलिस और सुरक्षा बलों को। वो तुरंत घटनास्थल पर आए। जो ही कार में ब्लास्ट होने वाला था, उससे ठीक पहले उसको डिफ्यूज किया गया, जिस ब्लास्ट में ये कार भी तबाह हो गई। इतना ताकत इस ब्लास्ट में था और इतनी शिद्दत उस ब्लास्ट की थी कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी गई। जहां तक कि डिफ्यूज करते हुए भी कुछ मकानों के शीशे टूटे। और कहीं ना कहीं अब पुलिस और सुरक्षा बलों का यही मानना है कि उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश जो है वो नाकाम कर दी है। यदि यहाँ से सेना का काफिला या सुरक्षा बलों का काफिला गुजरता, तब ये ब्लास्ट होता तो काफी क्षति होती, काफी ज्यादा नुकसान होता। तो फिलहाल सबसे बड़ी जो राहत की बात सुरक्षा बलों के लिए या पुलिस के लिए है, वो यही है कि समय होते हुए उन्होंने इस आईईडी को, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इस कार में रखा गया था, उसको डिफ्यूज किया, उसको ब्लास्ट किया, जिसमें ये गाड़ी भी तबाह हो गई, कुछ घरों के शीशे भी टूटे, लेकिन किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस और एंटी बम स्क्वाड डिस्पोजल के जितने भी दस्ते हैं वो घटनास्थल पर हैं और यहाँ पर अब ये पता लगा रहे हैं कि ये कार कहाँ से आई, किसने यहाँ पर रखी और इसके पीछे किसकी साजिश थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन इस ब्लास्ट के पीछे थे। अशरफ, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस आईडी को डिफ्यूज किया गया, किस तरह की खुफिया जानकारी या फिर इनपुट्स यहाँ पर सेना के पास थे जिसके चलते ये कार्रवाई की गई? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी आतंकी संगठन का नाम इसमें सामने आ रहा है? नेहा, दरअसल यहाँ पर जो है जानकारी के अनुसार ही जो खुफिया तंत्र है सुरक्षा बलों के पास, खासतौर से पुलिस के पास, उनके पास ये खबर पहुंची कि इस तरह से साजिश रची जा रही है। एक गाड़ी को बारूद से लाद कर पुलवामा में एक हाईवे के पास लाया जा रहा है। तो उसी के बाद ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों ने शुरू किया और उस गाड़ी तक पहुंच पाए जिसमें ये विस्फोटक रखा गया था। कुछ ही समय पहले रात के बीच इस गाड़ी को इस जगह पर खड़ा कर दिया गया था जहां पर इसका ब्लास्ट हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी पुलिस की और सुरक्षा बलों की कि उनके पास उस तरह की जानकारी समय होते हुए पहुंची, जिसके बाद उन्होंने इस बम को या इस गाड़ी में जो बारूद रखा गया था उसको डिफ्यूज कर दिया। वरना यदि थोड़ी सी देरी भी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से होती तो काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं थी। फिलहाल पुलिस ये मानकर चल रही है कि इसके पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है, क्योंकि जब से हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख को यहाँ पर मारा गया कश्मीर में, उसके बाद ही जो है कई सारे जो है हिजबुल मुजाहिदीन बदले की भावना से कई सारे हमले कर रहा है। कई सारी जगहों पर सुरक्षा बलों पर हमले हुए। पुलिस के दो जो अधिकारी हैं वो पुलवामा में मारे गए, 2 बीएसएफ के अधिकारी गांदरबल में उस इनकाउंटर के बाद मारे गए। तो कहीं ना कहीं उसी के तहत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस ब्लास्ट को भी देख रही हैं कि ये हिजबुल मुजाहिदीन रियाज न्यायकू की बदले की जो कोशिश हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से की जा रही है, उसी की ये एक कड़ी है और यही उनके पास फिलहाल जानकारी भी है। अब
पुलिस के पास यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वो उन आतंकियों का पता लगाए जो इस बम को बनाने में और यहाँ तक पहुंचाने में जो है कामयाब रहे, और उनको और कोई आतंकी वारदात करने से पहले रोका कैसे जाए और उनको गिरफ्तार कैसे किया जाए, या उनको किस तरह से जो है इन तरह की साजिशों से रोका जाए। बने रहिए हमारे साथ। शुजा उल हक हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, जिस तरीके से ये एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि आईडी को अगर वक्त रहते डिफ्यूज नहीं किया जाता तो एक बड़े ब्लास्ट की यहाँ पर साजिश रची गई थी। आतंकी संगठन का नाम तो फिलहाल नहीं आया, लेकिन इसे बदले की कार्रवाई यहाँ पर अशरफ बता रहे थे। शुजा जी बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा जो ब्लास्ट है उसको यहाँ पे रोका गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, और साफ जाहिर है कि एक स्पेसिफिक इनपुट था उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई की गई। और इसमें अभी तक जो जांच हो रही है उसके हिसाब से पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के सोर्सेज के हिसाब से ये जरूर अटकलें लगाई जा रही है कि ये शायद किसी बदले की कार्रवाई की भावना से किया गया हो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कार में बहुत सारा जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल पाया गया है, और अगर ये कार कहीं और निकल जाती या ये हादसा हो जाता तो शायद बहुत ज्यादा जानें जा सकती थी। और तो साफ तौर पे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, और पुलवामा टाइप अटैक जो है शायद रोका गया है इसके होने से पहले ही। तो एक साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही थी, जिसको होने से पहले ही रोक दिया गया है। साथ ही शुजा, जिस तरीके के इनपुट्स यहाँ पर सेना के पास थे, उसके बाद इस तरह से आईडी को डिफ्यूज किया गया। एक तरीके से इसे पुलवामा पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश को यहाँ पर सेना ने नाकाम किया है, उनके लिए कामयाबी है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ये साफ होता है कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आईडी ले जाया जा रहा था। कौन कौन से वो रास्ते थे जहां से इस कार को यहां तक लाया गया, इसे यहां पर प्लेस किया गया, उसके बाद इसकी जानकारी सेना को लगी और इस तरीके से आईडी को डिफ्यूज कर पाया गया। जी नेहा, देखिए सूत्रों के हिसाब से सुरक्षा बलों को पिछले 3-4 दिन से लगातार इस चीज के इनपुट्स आ रहे थे कि ऐसा एक हमला हो सकता है, कार ब्लास्ट हो सकता है, खासकर साउथ कश्मीर के इन इलाकों में। तो उसी वजह से उन्होंने नाके लगाए थे, जगह जगह पे सुरक्षा बल बिछाए हुए थे, और कल रात को करीब 11 बजे इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है। और जैसे ही गाड़ी को इंटरसेप्ट किया तो इसके अंदर जो वाहन चालक था, जो मिलिटेंट बताया जा रहा है, वो थोड़ी सी फायरिंग के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। जब सुरक्षा ठीक है शुजा, आपको यहाँ पर रोकेंगे। कुछ देर पहले हमने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी से बात की, सुनिए उस बातचीत के कुछ अंश। पुलवामा जैसा बड़ा हमला रोका है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। इस वक्त उनके डीजी दिलबाग सिंह हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे मामले के बारे में हमें बताइए सर। काफी अरसे से हम लोग इस तरह की खबर वसूल कर रहे थे कि एक बड़ा कार ब्लास्ट जैसा हादसा करने की ताक में लश्कर-ए-तौबा जैश-ए-मोहम्मद है। इनको बार बार इनके पाक हैंडलर इस तरह की हदायतें दे रहे थे। हम लोग जब भी ऐसी खबर आती थी तो जगह जगह पर अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट देते थे और जगह जगह पर चेकिंग करते थे। कल की रात बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार, जिसमें आईडीज तैयार होकर के रखी हुई हैं, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया, और रात को 11-12 बजे के बीच में एक सेंट्रो कार मिली जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। हमारे लोग क्योंकि आईडी की वजह से सड़क से थोड़ा फासले पर तैनात थे और बिल्कुल करीब उसमें नहीं थे, जब इशारा किया नहीं रुकी, उन्होंने कुछ राउंड गाड़ी की तरफ फायर किए, मगर फिर भी गाड़ी चलती रही और कुछ फासले पर जाकर के गाड़ी को छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया। उसके बाद कार के जब करीब पहुंचे तो ड्राइवर तब तक अंधेरे में भाग चुका था, मगर गाड़ी के अंदर जब देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा ड्रम एक भर करके एक्सप्लोजिव का लगा हुआ दिखाई दे रहा था, और भी उसमें कुछ अच्छी तरह का सबसे बड़ी बात है, इतनी सख्ती है, इतनी तैनाती की गई है, उसके बावजूद एक्सप्लोजिव्स कहाँ से आ रहे हैं? इस तैनाती के बावजूद ही ये हादसा टला है और उसके बावजूद ही इसको पकड़ा गया है।
इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चेकिंग पार्टी सिर्फ इसी इलाके की चेकिंग पार्टी दिन को रात को 24 घंटे लगती है, मगर ये ऐसे रूट इख्तियार करते हैं जिनके ऊपर अक्सर पार्टी की तैनाती नहीं होती। जैसे इसके लिए रूट इन्होंने इस्तेमाल किया था खुशीपुरा राजपुरा का रूट कहते हैं, जो एक इंटीरियर सा एरिया है और उस एरिया से लेकर के कहीं हाईवे पे पहुंचना किसी लिंक रोड से कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए हमने कल सारे रूट को कवर किए थे जिसके ऊपर इसकी पॉसिबल मूवमेंट हो सकती थी। कौन सा गुट इसके पीछे हो सकता है? पाकिस्तान से क्या इसके तार जुड़े जा चुके हैं? देखिए, इस तरह की जो भी कार्रवाइयां लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के जरिए से की जाती हैं और पाकिस्तान के तार जुड़े होना बिल्कुल इसमें जरूरी है, क्योंकि पहले भी जब इस तरह के हादसे हुए उसमें पाकिस्तान के तार हमेशा जुड़े होते हैं। क्या ये मामला अब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी? मेरे ख्याल में अगर एनआईए करे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी सब्सिक्वेंटली निकलती है और इसके नेटवर्किंग कनेक्शन आगे पीछे बहुत जगह पे जाके जुड़ते हैं। अगर एनआईए इस केस को लेगी तो अच्छी बात है। बहरहाल हम लोग इस वक्त जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन केस की वो शुरू कर चुके हैं। शुजा उल हक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। शुजा, यहाँ पर डीजी हमें बता रहे थे कि जैश और लश्कर दोनों का हाथ हो सकता है और इस तरह की कामयाबी जो सेना को हासिल हुई है वो दरअसल इनपुट्स की वजह से हुई है। कार को ट्रेस किया गया, उसके बाद जब कार नहीं रुकी तो उसके बाद फौरन कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई के चलते आईईडी को डिफ्यूज किया जा सका। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि कहां से जुड़े हैं तार, कहां से इतनी मात्रा में इतनी संख्या में आईईडी आ रहा है? ये बड़ी प्लानिंग का एक हिस्सा है। कहां से इसके तार जोड़े जा सकते हैं? शुजा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए नेहा, जैसे हमने अभी डीजीपी जम्मू कश्मीर को सुना तो साफ जाहिर है कि दो तीन चीजें इसमें बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक तो नंबर एक चीज की एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसको पिछले कुछ दिनों से लगातार रचा जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू कर दी और सूत्रों के हिसाब से सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। कौन सा गुट इसके पीछे है, कौन सा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है और उनकी क्या मंशा थी, वो सब चीजें जो है इस जांच में साफ की जाएंगी। लेकिन ये अपने आप में ही एक गंभीर चीज है कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस खुद कह रहे हैं कि ये एक इतनी बड़ी साजिश थी कि अगर एनआईए आके इसको जांच करे तो अच्छा होगा। तो एक बहुत बड़ा संकेत है इसमें कि इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हो सकते हैं, बॉर्डर के पार भी जुड़े हो सकते हैं और देश के अंदर भी जुड़े हो सकते हैं। तो एक बात इस चीज से बिल्कुल साफ तौर पे उसकी पुष्टि हो रही है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसके लोकल जो है चीजें तो साथ में थी ही, लेकिन इंटरनेशनल बातें लिंक्स भी हो सकती हैं। तो ये सब चीजें जांच का विषय रहेगी। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह का खुद ये कहना कि एनआईए अगर इसका जांच करे तो अच्छा होगा, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संकेत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि दो बातें बहुत साफ हैं। एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि डीजी बोल रहे हैं कि एनआईए की जांच करे तो बेहतर होगा। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे किस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले मुंबई से 180 प्रवासी मजदूर रांची पहुंचे हैं। प्रवासी मजदूरों के रांची पहुंचने में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मजदूर पैदल, बस या श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से नहीं बल्कि विमान से यहां पहुंचे हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थानों ने मजदूरों की इस यात्रा का बंदोबस्त किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ ही देर पहले ये विमान लैंड हुआ और ये श्रमिक मजदूर रांची तक पहुंच सके। कुछ एनजीओ सामने आए जिन्होंने इन मजदूरों को मदद की रांची पहुंचने तक। सत्यजीत हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, एक बहुत बड़ा यहाँ पर उदाहरण पेश किया है इन तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने कि किस तरीके से इन मजदूरों को घर पहुंचाना प्राथमिकता है, भले ही हवाई जहाज के जरिए क्यों ना हो। देखिए, बिल्कुल यहाँ जो लेबर माइग्रेंट लेबर जो लैंड किए हैं उनके चेहरे पे भी खुशी देखते बन रही है। उन्होंने थैंक्स किया है वैसे एनजीओ को, खास तौर से नेशनल लॉ स्कूल के जो अलुमनाई है उनको नाम बता रहे थे ऑन रिकॉर्ड्स कि किसने उन्हें फ़ोन किया, कैसे वो निराश हो चुके थे, क्योंकि ट्रेन के लिए जब भी वो ट्राई करते थे उन्हें निराशा हाथ लगती थी और कई बार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्टेशन पे जो है जाम हो जाया करता था। तो आज जब वो
हवाई उड़ान से आए हैं। उसमें उनमें से बहुत सारे ऐसे थे, मेजॉरिटी के लोग, जो पहली बार उनके लिए ये ड्रीम एयर ट्रिप था और ड्रीम कम ट्रू था। उन्होंने होप्स जो है वो लूज कर दिए थे कि घर आसानी से कैसे पहुंचेंगे। और अब आप देखिए यहाँ पे लोग जो हैं, यहाँ पे झारखंड सरकार ने भी सहयोग किया है, बसेज इनके लिए अरेंज किया है ताकि जो है ये अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकें। तो यहाँ देखिए अब अलग अलग जगह के लिए बसेज लगी हुई है और कुछ माइग्रेंट लेबर है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरी। कहाँ जाना है? गुमला जिला जाना। गुमला जिला। हाँ। वहाँ क्या काम करती थी मुंबई में? घर का काम करती। घर का काम। तो सब जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना का आउटब्रेक हुआ, उसके बाद तो काम बंद हो गया होगा, कैसे चला? हाँ, बंद हो गया काम। कितना मुश्किल हुआ? बहुत मुश्किल हुआ। अच्छा, ये पता कैसे चला कि एक एयर ट्रिप जो है वो माइग्रेंट लेबर्स को जा रहा है, हवाई जहाज जो है माइग्रेंट लेबर्स को लेके जा रहा है? कॉन्टेक्ट के द्वारा हुआ। हाँ, किसी ने बताया मुझे। हाँ। फोन करके फिर हाँ। मालूम पड़ा। यहाँ घर पे कौन कौन इंतजार कर रहे हैं अब? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखिए इनके हाथ में बैग है, खुद खींच कर लाई हैं और टर्मिनल से बाहर निकलकर अब बारी बारी से लोग जो है वो आ रहे हैं, बसेस को बोर्ड कर रहे हैं। अलग अलग जगह के लिए बसेस अरेंज की गई है, हजारीबाग, चतरा, गोड्डा, हर जगह के लिए बसेस अरेंज की गई है। और जो जॉइंट एफर्ट है, जो एनजीओज का एफर्ट हुआ और झारखंड सरकार ने जो यहाँ एफर्ट किया है लैंडिंग के बाद, तो जाहिर तौर पे इससे जो है इनके चेहरे पे खुशी लौट आई है और एक ऐसा पहल जिससे मजदूरों के चेहरे पे खुशी लौटी है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एयर एशिया की फ्लाइट से ये मजदूर सुबह 6 बजे मुंबई से चले थे। आधी रात से ही मजदूरों के एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मजदूरों का ये कहना है कि रोजगार और राशन खत्म होने से वो मुश्किल में थे। किसी एयरपोर्ट की आपने ऐसी तस्वीर कब देखी थी? शायद ना देखी हो। सिर पर गठरी लिए मजदूर हवाई जहाज से सफर करने पहुंचे, लेकिन इन जैसे 180 मजदूरों के लिए आज का दिन हमेशा के लिए यादगार रहेगा। मुंबई में अलग अलग तरह के काम करने वाले ये मजदूर विमान से रांची पहुंचे। सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 2 बजे से ही मजदूरों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज तक ने जब इन मजदूरों से बात की तो शहर छोड़ने की मजबूरी का इनका दर्द छलक आया। सर ऐसा है कि हम लोग के यहाँ कुछ खाने का 2 महीना बैठ के खा लिए, तीसरा तो कुछ हुआ ही नहीं था इधर, इसके लिए हमको जाना पड़ा। आप क्या काम करते हैं इधर? कारपेंटर काम करते हैं। तो क्या काम बंद हो गया आपका? हाँ, काम बंद हो गया। सेठ बोलता है ट्रेन खुलेगा ही नहीं तो काम कैसे चलेगा? वही राशन पानी नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो कैसे गुजारा किया? वही लाते थे, कभी कम बेसी उसी तरह गुजारा हो गया। वापस जा रहे हैं क्योंकि 2 महीने से इधर ही फंसे थे, उधर जा नहीं पा रहे थे। पूरा पगार उगार थोड़ा नहीं मिल रहा था, राशन पानी का दिक्कत था सर, बच्चे लोग थे तो दिक्कत होता था। इसके लिए जा रहे हैं। इधर बैठ के कितना दिन खाएंगे सर? काम खुलेगा कि नहीं खुलेगा अभी कोई मालूम नहीं था। कुछ कामगारों का ये भी कहना है कि उनके लिए अब इस सपने के शहर में लौटना मुश्किल है। वापस तो अभी मुश्किल है। क्यों? अभी तो देखेंगे, उधर ही कुछ करेंगे। नहीं आएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, उधर ही कुछ करेंगे। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं वापस आओ, यहीं रहना है। तो उधर काम मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा ना, काम करने वाले को कहाँ नहीं काम मिलेगा। मजदूरों के लिए विमान का किराया सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन मजदूरों के लिए बैंगलोर लॉ स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन मसीहा बनकर सामने आया। कुछ एनजीओ की मदद से करीब 12 लाख रुपए खर्च कर सारा इंतजाम किया गया। इनको चुनिंदा लोगों ने जाना, पहचाना और माना कि इन माइग्रेंट्स को कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन चुनिंदा लोगों ने एक प्लान बनाया, इन तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज किया, खुद इनके टिकट के पैसे दिए, इन्हें एयरपोर्ट में बुलाया और आज देखिए तमाम माइग्रेंट्स जो यहाँ पर हैं आज यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। पूछा हमने, सिर्फ बोला कि आप लोग को आना है तो फ्लाइट है, तो वी हैवंट रियली गॉन। माइग्रेंट्स का रिएक्शन क्या था? हमने वैसे पूछा नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो इस खर्चा कितना आया है और खर्चा किसने वहन किया? खर्चा हमने उठाया, नेशनल लॉ स्कूल अलुमनाई इंटायरली इज बीइंग फंडेड बाय द अलुमनाई। सो खर्चा हमने किया एंड द कॉस्ट आई मीन इट्स कम टू अबाउट 12 lakhs। मुंबई की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से मजदूरों की बेबसी का नजारा आम है। ऐसे वक्त में अगर कुछ लोग इन मजदूरों की मदद को सामने आए तो ये बेहद सराहनीय है। जरूरत है ऐसे और लोग सामने आएं
और बेसहारा मजदूरों का सहारा बने। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त में कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आए। मुंबई की खबर तो आपने देख ली, लेकिन दिल्ली में किसान ने अपने स्तर पर ऐसी कोशिश की। अपने खेत में काम करने वाले बिहार के 10 मजदूरों को किसान ने विमान का टिकट उपलब्ध कराया। ये मजदूर आज पटना लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की बदहाली की ये तस्वीरें पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो उम्मीद बंधाने वाली है कि संकट के वक्त में भी इंसानियत मरी नहीं है। चंद लोग अभी भी मजदूरों के मददगार बने हुए हैं। मिलिए दिल्ली के इस फार्म मालिक से। राजधानी के बाहरी इलाके नरेला के तिगीपुर में मशरूम की खेती कराते हैं। बिहार के कई मजदूर इनके खेतों में काम करते हैं। ये अपने खेत में काम करने वाले 10 मजदूरों को प्लेन से घर पटना भेज रहे हैं। देखा रोड से जा रहे हैं, फिर हरियाणा से बस जा रही, काफी मजदूर गए, कई का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। तो ये बड़ा भावविभोर दृश्य जो है टीवी में और इसमें अखबारों में देखने को मिलता था। तो मेरा दिल गवाही नहीं देता था कि ये भी मानव है और मजदूर है, मजबूर नहीं है, मेहनत करके खाने वाले आदमी है। तो इनका साथ मैं इस मुसीबत की घड़ी में नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, इन मजदूरों को पटना से इनके घर समस्तीपुर तक जाने का भी इंतजाम फार्म मालिक ने किया है। मजदूर इस सबसे बेहद खुश हैं। तो दिल्ली से पटना जाएंगे हम लोग। पहले बैठे हो हवाई जहाज में कभी? पहले कभी नहीं बैठे हैं, लाइफ में पहली बार हम लोग बैठ रहे हैं। कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग फ्लाइट से जाएंगे। मुस्कुरा रहे हो मास्क के नीचे? हाँ जी, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि खुशी आता है सर, फ्लाइट में कभी बैठे ही नहीं। मतलब यकीन नहीं हुआ हमारे को। हाँ। फिर टिकट हमारे को दिखाया जी, फिर यकीन हुआ। हाँ। बहुत खुश हुए जी, घर पे बताए, घर पे भी सब खुश हुए जी बहुत। संकट के वक्त ही इंसानियत की पहचान होती है। जहां लाखों मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया गया, वहीं ये शख्स मिसाल बनकर खड़ा है। पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, मैंने ये देख लिया है। आदमी दिल से बड़ा होता है। संकट की घड़ी में कौन किसके काम आता है, ये संकट की घड़ी थी, इसमें पहचान हो गई है। जितनी इस लॉकडाउन में किसानों ने जो है अपने मजदूर जो इनके यहाँ रहते हैं मदद की होगी। जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ, वो फैक्ट्री तालाबंदी करके और अपने घर जाके आराम से सो गए। लेकिन किसानों ने अपने मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा। काश ऐसे लोग देश में और होते तो मजदूरों को इस तरह बेबसी में सफर नहीं करना पड़ता। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो ना तो सरकार की तरफ देख रहे हैं और ना ही किसी सहायता का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान ने जिस तरीके से इन मजदूरों को उनके घर हवाई जहाज से भेजने की कवायद करी यहाँ दिल्ली में, उसने ये जरूर साबित कर दिया कि बड़े से बड़े काम के लिए सिर्फ एक चीज की दरकार होती है, साफ नीयत और बड़े दिल की। ये मजदूर हवाई जहाज से अपने घर तो जरूर जाएंगे, पर ये साथ में वो यादें भी लेकर जाएंगे कि किस तरीके से एक इंसान ने इन्हें इंसान समझा और इनकी मदद करी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अंकित त्यागी, नरेला, दिल्ली, आज तक। और अब कोरोना से जुड़े आंकड़े आपको दिखा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। देश में कोरोना केस की संख्या 1,58,000 के पार पहुंच गई है। 1,58,333 कुल मामले हैं देश भर में। ठीक हुए मरीजों की संख्या 67,692 है, जबकि मौत का आंकड़ा 4,531 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 6500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, 6,566 केस, जबकि पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,266 है। मौत का आंकड़ा 194 है। कोलकाता एयरपोर्ट की अब बात करेंगे, जहां पर घरेलू विमान सेवा बहाल हो चुकी है। देश भर में 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू कर दी गई थी, लेकिन अम्फान तूफान के चलते कोलकाता में आज से विमान ने उड़ना शुरू किया है। सुबह से ही एयरपोर्ट पर भारी गहमागहमी है। आज सुबह 6:05 पर कोलकाता से पहली फ्लाइट गुवाहाटी के लिए रवाना हुई, जबकि पहली फ्लाइट दिल्ली से यहां पहुंची। यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग का सिलसिला यहां पर जारी है।
हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब अम्फन तूफान आया था, किस तरीके से तबाही हुई थी कोलकाता एयरपोर्ट पर, जिसके चलते ये डिले हुआ है और आज से विमान सेवा शुरू हुई है। तो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े अब डराने लगे हैं, लेकिन कोरोना के युद्ध स्तर पर निपटने की करीब 2 महीने की लंबी कोशिश के बावजूद कुछ कमजोर कड़ियां सामने आ रही हैं। दिल्ली में कल एम्स के सामने एक शख्स बेहोश होकर गिर गया, लेकिन वहां से गुजर रही कई एम्बुलेंस कर्मियों ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसके पास पीपीई किट नहीं था। बीच सड़क पर भीड़ भाड़ और इसके बीच पीपीई किट से लैस कुछ लोग। एम्बुलेंस भी खड़ी है, काफी गहमा गहमी का मंजर। सड़क पर एक स्ट्रेचर भी नजर आ रहा है जिस पर एक शख्स लेटा नजर आ रहा है। ये मंजर है दिल्ली की एम्स के बाहर की सड़क का। सांस की तकलीफ की वजह से बुजुर्ग अचानक सड़क पर गिर गए थे। इन तस्वीरों में कुछ लोग उन्हीं की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी बस इतनी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बुजुर्ग करीब 4 घंटे तक सड़क पर पड़े रहे। एम्बुलेंस गुजरती रही लेकिन किसी ने मदद नहीं की क्योंकि किसी के पास पीपीई किट नहीं थी और कोरोना के डर से बगैर पीपीई किट के कोई बुजुर्ग शख्स को छूना नहीं चाहता था। फिर बुजुर्ग शख्स को कैसे मिली मदद, बता रही हैं श्वेता सिंह। एम्स अस्पताल के नजदीक हम इस समय हैं। ये सारी दवाई की दुकानें, ये चहल पहल, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन 4 घंटे यहाँ पर जो कुछ चला है वो सबके मन में सवाल खड़े कर रहा है। ठीक इसी जगह पर एक युवक 4 घंटे तक यहाँ मौजूद रहा। कब से आप लोग देख रहे थे? मैम सुबह 10 बजे हम अपनी शॉप खोलने आते हैं। सुबह 10 बजे आए, हम देखे कि एक पीपल यहाँ पे लेटे हुए थे। तो पूरी गर्मी पूरी एक हमारे यार जो स्टाफ है उसने ये कार्टून आप देख रहे हो उसने लगाया क्योंकि धूप जा रही थी बहुत देर से पहले। बाकी पीपल चल रहा, हम एम्बुलेंस को ही फोन करते रहे। 2-4 गाड़ियां आई, वो लोग चले गए। नहीं, उनके पास बोले हमारे पास वो नहीं है उठाने का पीपी किट वगैरह कुछ भी नहीं था उनके पास। फिर लास्ट में 4 घंटे बाद कोई आया तो फिर उन्होंने किया यहाँ। 4 घंटे बाद दरअसल लगातार कॉल की गई, लगातार कोशिशें की गई कि किसी तरीके से कोई मदद कर दे, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। कोशिश बहुत सारी की गई थी कि एम्बुलेंसेज यहाँ पर आके रुकी, लेकिन उसमें से कोई निकला नहीं था। और आखिरकार फिर हमने देखा कि किस तरीके से दुकान की तरफ से ये मदद की गई थी। आखिरकार कैसे फिर ले जाया गया? यहाँ सुबह में कोई 2 लेडीज नियर बाय रख कर गई थी, लेकिन जब यहाँ से क्या फाइनली एम्बुलेंस वालों ने हटाया या पुलिस वालों? नहीं, एम्बुलेंसेज आती रही। पहली बात तो इन टाइम एम्बुलेंसेज नहीं आई। फिर काफी कॉल करने पर रिपीटेड कॉल्स हमने किए। पुलिस वालों ने हॉटलाइन पे कॉल किया, नेबर्स ने कॉल किया। देन टू देयर वाज नो मच रिस्पॉन्ड। फिर जो एम्बुलेंसेज आई वो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी, बिकॉज वो बोल रहे थे कि वी डोंट नो कि हमारे पास कोरोना किट के लिए पूरा पीपी किट अवेलेबल नहीं है, हम बाहर आके इनको हाथ नहीं लगाएंगे। तो एक एम्बुलेंस दूसरी एम्बुलेंस को, किसी को पता नहीं था कि उसको क्या हुआ है, एक्सीडेंट केस है या क्या है, लेकिन कोरोना का डर। एक्सीडेंट केस नहीं था, पेशेंट गैस्प कर रहा था, ब्रेथलेस था, थोड़ा ओल्ड एज काफी था। लास्ट में आपने पीपीई किट दिया? हमने पुलिस वालों को पीपीई किट, फिर एक पुलिस वाला हेल्प के लिए आया, उन्होंने पीपीई किट पहना और एम्बुलेंस वालों ने पीपीई किट पहने। फिर उसके बाद में फिर हेल्प होके एम्बुलेंस में डाला। फिर हमने सबको सैनिटाइज स्प्रे से सैनिटाइज किया एंड देन दे अपने खर्चे पे किया। हाँ जी सर, अपने खर्चे पे। दरअसल कोरोना के समय में देखिए यही परिस्थितियां हो जाती हैं कि एक व्यक्ति को कोई इसीलिए नहीं हाथ लगा सकता था क्योंकि सबको संक्रमण का डर था, लेकिन उसी में फिर पब्लिक की तरफ से मदद की हाथ भी का भी बढ़ाया जाता है कि किस तरीके से पीपीई किट और सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई, तब जाकर पुलिस वाले यहां से निकाल पाए। लेकिन अगर यहां पर एम्बुलेंसेज में ये बेसिक सुविधा नहीं उपलब्ध है, जो कि तस्वीरों से साफ हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है आने वाले दिनों के लिए भी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। चीन के बीच इस वक्त सीमा पर काफी तनाव की स्थिति है। भारत चीन के तनाव में अमेरिका भी अब कूद पड़ा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की है, वो भी तब जब खुद चीन और अमेरिका में शीत युद्ध जैसे हालात हैं। बॉर्डर पर चीन की खुराफात का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी हो रही है, जो भाषा उसे समझ आती है।
खबर है कि चीन ने एलएसी पर करीब 5000 सैनिकों की तैनाती बहुत तेजी से कर दी। यही नहीं, इन सैनिकों को मिट्टी ढोने वाले ट्रकों में लाया गया है। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना का काफिला चल पड़ा है। हजारों की तादाद में सैनिक विमानों और हेलीकॉप्टर से चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए पहुंच रहे हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि दशकों में उन्होंने इस तरह का तनाव नियंत्रण रेखा पर नहीं देखा है। जिस अंदाज से भारतीय सेना की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं, दरअसल जिस अंदाज से चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, फिलहाल अभी सेना और प्रशासन की तरफ से यही कोशिशें चल रही हैं कि चीनी सेना भारतीय इलाके से वापस लौटे जिस तरह पहले हुआ था। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख स्काउट्स जो सेना की रेजिमेंट है, जिन्हें प्रमुख तौर पर इसीलिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वो इस तरह के हालात में किसी भी लड़ाई के लिए तैयार रहें, उनको फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग हिस्सों पर तैनात किया गया है। बॉर्डर पर चीन की हिमाकत की गवाह नई सैटेलाइट तस्वीरें भी कर रही हैं, जो बताती हैं कि चीन ने एलएसी के साथ लगे हुए अक्साई चीन के हिस्से में बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। पिछले 2 हफ्ते की सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की यह हरकत पकड़ में आ गई है। एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर चीन दबाव डालने की रणनीति बना रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि ये 2020 का भारत है। इसे आंख दिखाना चीन को महंगा पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। इस बीच चीन का नया पैंतरा सामने आया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है और मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के संबंध मजबूत होने चाहिए। And we should correctly view our differences and never let the differences shadow the overall situation of bilateral cooperation. And at the same time, we should gradually seek understanding through communication and constantly solve differences. भारत और चीन के बीच तनाव में अमेरिका बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर तनातनी को कम करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। हमने भारत और चीन दोनों को बताया है कि अमेरिका उनके गंभीर सीमा विवाद में मध्यस्थता के लिए तैयार है। शुक्रिया। इस मामले में भारत की विदेश नीति साफ रही है। वो पड़ोसी देशों से अपने मामले द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाता रहा है। उसे तीसरे देश की मध्यस्थता कबूल नहीं है। भारत पहले भी चीन से अपने दम पर निपट चुका है और अब भी निपटने का पूरा दमखम रखता है। अगर चीन चुपचाप पीछे हटता है तो ठीक, वरना लद्दाख में हिमाकत की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लद्दाख में अशरफ वानी के साथ दिल्ली में श्वेता सिंह और गौरव सावंत, आज तक। अमेरिका के स्पेस एक्स के ह्यूमन स्पेस मिशन पर खराब मौसम ने पानी फेर दिया है। लॉन्चिंग से ठीक 17 मिनट पहले ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। स्पेस एक्स का रॉकेट नासा के पायलट डग हर्ली और बॉब बेनकन के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने वाला था। अब शनिवार की सुबह दोबारा प्रयास किया जाएगा और यह पहला मौका होगा जब सरकार के बजाय कोई निजी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जा रही है। कोरोना की महामारी संकट से जूझ रहे लोगों के लिए अब टिड्डे नई मुसीबत बनकर आए हैं। भारत के कई राज्यों में लाखों करोड़ों की तादाद में आए टिड्डों ने सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि सरकार को भी परेशान कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से आए इन टिड्डों को भगाने के जतन भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोरोना के बीच किसानों पर एक और संकट। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर टिड्डियों का आतंक। लाखों की संख्या में फसलों पर टिड्डियों का हमला। एक कीट ने हिंदुस्तान के किसान के माथे पर बल ला दिया है। लाखों की तादाद में पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का दल भारत में घुस आया है और भारत के अलग अलग इलाकों में किसानों की फसलों को चट कर रहा है। ये टिड्डी दल पचकाओं,
से पहले ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों की तरफ लद पड़ा है। इसके अलावा आसमान में अभी भारी मात्रा में टिड्डी उड़ रही है। इन टिड्डियों को भगाने के अलग अलग जतन किए जा रहे हैं, मगर अब तक सब बेअसर से दिखते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में टिड्डी दल ने अटैक किया है। किसान टीन बजाकर इन्हें खेतों से भगाने का उपाय कर रहा है। बाड़मेर में संकट इस कदर है कि जिला प्रशासन बीएसएफ और फायर ब्रिगेड की मदद ले रहा है। हो गया इधर न डाल। राजस्थान के ही करौली से धौलपुर की सीमा में करीब 5 किलोमीटर आकार का टिड्डियों का दल घुस आया है। टिड्डियों के झुंड को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने धुआं और आवाज लगाकर टिड्डियों के दल को भगाया। रीवा में टिड्डी दल राजस्थान सीमा से निकलकर मध्य प्रदेश की सीमा में घुस गया। टिड्डी दल के आते ही किसानों ने टोली बनाकर ढोल, डीजे, थाली, टीन के डिब्बे बजाकर और ट्रैक्टर के साइलेंसर निकालकर अपने क्षेत्र से टिड्डी दल को भगाया। पेड़ों पर बैठे हुए टिड्डी दल को मारने के लिए फायर ब्रिगेड से इन कीटनाशकों के घोल का छिड़काव किया। एमपी के भीतरवार में भी टिड्डी दल ने हमला किया। किसान तमाम तरह के उपाय कर टिड्डी दल को भगाते नजर आए। कुछ किसानों ने मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकालकर उससे गोली जैसी आवाज निकालकर टिड्डों को भगाया। सभी किसान लोग अपनी फसलों को बचाते हुए सतना में पेड़ पर लाखों की तादाद में टिड्डियों का जमावड़ा है। यहाँ फायर ब्रिगेड केमिकल का छिड़काव कर टिड्डियों को भगाने में लगी है। साथ ही लोग ढोल बजाकर टिड्डियों को भगा रहे हैं। टिड्डियों के चलते किसानों के हालात बिगड़ रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में टिड्डियों का आतंक है। कोरोना के इस भयानक संकट काल में पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डी नई परेशानी बन गई हैं। इन पर काबू नहीं पाया गया तो ये बड़ी तादाद में फसल बर्बाद कर देंगे। बाड़मेर से दिनेश बोरा, श्री गंगानगर से हरदेव सिंह, धौलपुर से उमेश मिश्रा, रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा, ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और बैतूल से राजेश भाटिया के साथ आज तक ब्यूरो। टिड्डियों के आतंक का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान के अलावा बाकी राज्य भी टिड्डियों की टोली से परेशान है। टिड्डियों की टीम का खतरा शहर तक आ गया है। कई राज्यों ने इस मुसीबत से निपटने के लिए कमर कस ली है। पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डियों की आफत धीरे धीरे हिंदुस्तान में पैर पसारती जा रही है। आसमान में उड़ते इन कीड़ों ने कई राज्यों की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान के बाद अब ये टिड्डियां तेजी से देश के बाकी राज्यों की ओर बढ़ रही हैं, जिसे लेकर राज्य सरकारें टेंशन में नजर आ रही हैं। यूं तो ये टिड्डियां हर साल खेतों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इस बार हमला कुछ ज्यादा ही तेज है और सबसे बड़ी बात, पहली बार ये शहरों में भी मंडरा रही है। दिल्ली पर भी टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि इसकी संभावना कम नजर आ रही है। ये काफी कुछ हवा की दिशा पर निर्भर करता है। टिड्डियों के चलते किसानों के हालात बिगड़ रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में टिड्डियों का आतंक है। पंजाब ने भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। हरियाणा की ओर से भी टिड्डियों से बचने के लिए कृषि अधिकारियों की टीमें बना दी गई हैं। पिछले 6 महीने से ही हमारा जो विभाग है वो अलर्ट पे है, क्योंकि बार बार टिड्डी आती रही हैं। कभी गंगानगर में आ गई, कभी झुंझुनू में आ गई, इस बार जयपुर में आ गई और खतरा टिड्डी का बरकरार है। तो हमने सारे किसानों को भी जागरूक किया है कि जहाँ भी आपको एक भी टिड्डी दिखाई दे तो तुरंत हम सूचना दें और दवाई की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर दी है। योगी सरकार ने भी टिड्डियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री ने हालातों को लेकर समीक्षा की, जिसके बाद जिला अधिकारियों और कृषि विभाग के लोगों को टिड्डी दल से बचाव के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर जो भी कृषि विभाग
के हमारे अधिकारी हैं, जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं, उप कृषि निदेशक हैं और साथ ही प्रावधिक सहायक हैं, और उनको मदद करने के लिए विकास खंड के अधिकारी और कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं। वहाँ पर थाली हो, टिन हो, बाल्टी हो, नगाड़ा हो, ढोल हो, ताशा हो, जो भी गांव में मौजूद हो उसके द्वारा शोर मचाना है। शोर से ये भागते हैं और साथ ही जब रात में ये रुकते हैं तो वहाँ पर क्लोरपाइरिफास है, साइपरमेथ्रिन है, जो इस तरह की दवाएं जो कीड़ों को मार देती हैं, उनका प्रयोग करना है। टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। हर जिलों में टिड्डियों को भगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बताया जाता है कि एक बार में टिड्डियों का दल 150 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता है। करीब 10 दिन पहले 10 से 15 टिड्डियों का दल पाकिस्तान सीमा से बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर की ओर से भारत में घुसा, जिसमें अरबों की संख्या में टिड्डियां भारत आ गईं। कुछ झुंड तो 4 किलोमीटर चौड़े और 5 किलोमीटर लंबे हैं। बताया जाता है 1 किलोमीटर वर्ग में करीब 4 करोड़ टिड्डे होते हैं। हालांकि दवा के छिड़काव से इन्हें मारा जा सकता है, लेकिन एक बार में करीब 40% टिड्डे मरते हैं, जबकि बाकी फिर उड़ जाते हैं। ऐसे में कई राज्यों पर अब यह खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज तक ब्यूरो।